15 साल से ज़्यादा समय तक एक लॉ ने इंडिया के सबसे गरीब तबके को वो चीज़ दी जो उनके पास कभी नहीं थी, लीगल राइट टू वर्क। ये था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इस लॉ के अंडर सरकार पर एक कानूनी जिम्मेदारी थी कि अगर कोई ग्रामीण वयस्क उनसे काम मांगने आता है तो उसे 15 दिन के अंदर रोजगार प्रदान किया जाना चाहिए। ऐसा न कर पाने पर उसे बेरोजगारी भत्ता देना होगा और साथ ही साथ एक साल में 100 दिन का रोजगार मैंडेटरी था। पर लगभग 2 दशकों बाद इस कानून को रिप्लेस किया जा रहा है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन के साथ। गवर्नमेंट का कहना है कि अब रोजगार गारंटी 100 दिन से बढ़कर 125 दिन हो जाएगी। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और बेटर एसेट्स बनेंगे। पर सच्चाई क्या है? इस बिल ने काम करने के अधिकार को एक बजट बेस्ड सप्लाई ड्रिवन प्रोग्राम में बदल कर रख दिया है। 2005 में जब महात्मा गांधी नरेगा योजना चालू हुई तो उसके पीछे का आइडिया बहुत ही सिंपल मगर रेवोल्यूशनरी था। हर ग्रामीण परिवार के एडल्ट मेंबर्स को हर साल में 100 दिन का रोजगार गारंटीड था। 15 दिन के अंदर अगर रोजगार नहीं मिलता है तो उन्हें बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान था। मगर इस बिल का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर था इसका डिमांड ड्रिवन होना, यानी कि बजट डिमांड के बेस पर प्लान अप्रूव और एडजस्ट होते थे। फॉर एग्जांपल किसी गांव में अगर 100 वर्कर्स हैं तो वहाँ 100 वर्कर्स का बजट प्लान और अप्रूव होगा, मगर यही नंबर अगर 1000 हो जाता है तो बजट बढ़कर 1000 लोगों का हो जाएगा। इसके अलावा डिसेंट्रलाइज प्लानिंग के चलते ग्राम सभा को अधिकार दिया गया कि वो डिसाइड कर सकें कौन सा काम होगा, कौन से एसेट्स बनेंगे अपनी लोकल ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए। इसका असर ये हुआ कि महात्मा गांधी नरेगा योजना भारत के लाखों करोड़ों परिवारों के लिए एक लाइफलाइन बनकर उभरा। इसके साथ साथ इसने रूरल इकोनॉमीज़ को भी एक सिग्निफिकेंट बूस्ट दिया। एक मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी के अनुसार मनरेगा में खर्च किए 1 रुपये ने विलेज आउटपुट को लगभग 40 to 90% बढ़ाया है। कई सारी स्टडीज़ ने शो किया है कि महात्मा गांधी नरेगा योजना के बेनिफिशियरीज़ की इनकम, कंजम्पशन, सेविंग्स कहीं ज़्यादा हैं अपने नॉन बेनिफिशियरी काउंटर पार्ट्स के। इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी लाभार्थी रही ग्रामीण महिलाएं। NSS के डेटा के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा जॉब कार्ड वाली महिलाओं का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 69.7% था, जबकि नॉन कार्ड होल्डर्स के लिए ये 29.2% था। ऑन टॉप ऑफ दैट वेजेस में समानता होने की वजह से महिलाओं के घर में बार्गेनिंग पावर बढ़ी, उनके डिसीजन मेकिंग पावर में भी बढ़ोतरी हुई, चाहे वो बच्चों के एजुकेशन से लेके हो, चाहे वो डेली परचेजेस को लेके हो। चूँकि MG नरेगा की प्लानिंग डिसेंट्रलाइज थी, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत अपनी ज़रूरतों के हिसाब से चेक डैम्स, पॉन्ड्स बनाते थे, जिसकी वजह से रूरल एग्रीकल्चर को ड्रॉट प्रूफिंग, माइक्रो इरिगेशन और लैंड डेवलपमेंट जैसी चीज़ों में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सारे फायदे उन लोगों को मिले जो अब तक असुरक्षित और अकुशल सीजनल लेबर पर डिपेंडेंट थे। मगर पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से नरेगा को अमल में लाया जा रहा था उसमें कई सारे फ्लॉज दिखने लगे थे। सबसे पहला इशू था रियल वेजेस में गिरावट। जिस स्पीड से इन्फ्लेशन बढ़ रहा था उस स्पीड से वेजेस नहीं बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से पैसे की ओवरऑल रियल वैल्यू घटती जा रही थी। दूसरा बड़ा इशू था पेमेंट में डिलेस। टेकलैब की एक स्टडी के अनुसार 2021 से 22 के बीच सेंट्रल गवर्नमेंट पर लगभग वेजेस में 39 करोड़ बकाया थे। और जब ट्रांसपेरेंसी के नाम पे गवर्नमेंट ने आधार पे इस पेमेंट्स को मैंडेटरी कर दिया तो बायोमेट्रिक फेलियर और इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के चलते लाखों लोगों के अकाउंट या तो फ्रीज हो गए या डिलीट हो गए। तो ना ही वो अपनी रोजी रोटी कमा पाए, ना ही वो अपना राइट टू वर्क एक्सरसाइज कर पाए। और सबसे बड़ी समस्या थी अंडर फंडिंग की। पिछले कुछ सालों में नरेगा का बजट साल दर साल गिरता जा रहा था। 2023-24 में ये लगभग 60,000 करोड़ था, जो कि पिछले 6 सालों में सबसे कम था। इसके बावजूद कि कोविड-19 के बाद काम की डिमांड काफ़ी बढ़ी हुई थी। नरेगा का बजट GDP के 0.4% से भी नीचे जा चुका था, जबकि एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग ये लगभग 1.2 से 1.5% के बीच होना चाहिए था। नरेगा स्कीम को आखिरी झटका पिछले हफ्ते लगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे हटाकर एक नया बिल पारित किया, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। ऊपर से देखने पर तो ये बिल एक इम्प्रूवमेंट लगता है, पर जब आप इसके अंदर जाकर देखेंगे तो आपको इसकी रियलिटी समझ आएगी। 100 दिन के रोजगार को बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है, पर इसी के साथ साथ अब ये डिमांड ड्रिवन न होकर सप्लाई ड्रिवन रह गया है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक फिक्स बजट तैयार करेगी हर स्टेट के लिए। जिस दिन बजट खत्म उस दिन आपका अधिकार भी खत्म। नरेगा के बजट में स्टेट्स की हिस्सेदारी लगभग 10% तक होती थी, पर नए बिल में यह हिस्सेदारी लगभग 40% तक हो गई है, नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स को छोड़कर। इसकी वजह से बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे इकोनॉमिकली वीकर राज्यों में फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाएगा। यहाँ पर काम की डिमांड ज़्यादा है और इनका GDP कम। मगर इस बिल का सबसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट है 60 दिन का ब्लैकआउट, यानी कि पीक एग्रीकल्चरल सीजन में गवर्नमेंट कोई भी काम अलॉट नहीं करेगी, जिसकी वजह से वर्कर्स की बार्गेनिंग पावर कम होगी और उन्हें सस्ते दामों पर खेतों में काम करना पड़ेगा। वहीं लैंडलॉर्ड्स को चीप लेबर मिलेगा। ये इनडायरेक्टली वर्कर्स के राइट्स को खत्म कर लैंडलॉर्ड्स के द्वारा उनके एक्सप्लॉयटेशन को सपोर्ट कर रहा है। इस बिल में सेंट्रलाइजेशन पर भी काफ़ी जोर दिया गया है। इसमें जितने भी काम होंगे वो विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक के अंदर आएंगे और इसमें सिर्फ 4 वर्टिकल्स हैं: वाटर, कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड एसेट्स एंड क्लाइमेट रेजिलियंस। और अगर कोई
ग्राम पंचायत अपनी लोकल नीड्स के अनुसार कोई काम करवाना चाहती है तो वो पॉसिबल नहीं है। नरेगा ने रूरल इंडिया को राइट टू वर्क दिया, महिला सम्मान दिया, बार्गेनिंग पावर दी। ये नया बिल नरेगा की आत्मा की धज्जियां उड़ाता दिख रहा है।